वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा हम पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हमारे भूगोल क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर 1 संसाधन। उसका हमने पार्ट 1 कर लिया था। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे पार्ट 2। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे पार्ट 2। चलिए करते हैं। तो संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं। हमने अनवीकरणीय और नवीकरणीय पढ़ लिए थे ना। हमने नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन पढ़ लिए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। ये प्राकृतिक में ही चल रहा है, क्योंकि अब हम वितरण के आधार पर, इसके वितरण के आधार पर देखेंगे कि भाई वितरण के आधार पर किस तरीके से संसाधनों को विभाजित कर सकते हैं। तो देखें, तो सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन हो सकते हैं। तो जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है। आप सब सोचिए, ये क्या है? वायु है। तो वायु एक किस तरीके का है? सर्वव्यापक संसाधन है, क्योंकि हम इसमें सांस लेते हैं। ये किस तरीके का है? ये सर्वव्यापक संसाधन है। समझ में आया सबको? क्योंकि ये सभी जगह पर पाए जाते हैं। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, वो स्थानिक संसाधन है। स्थानिक मतलब कुछ निश्चित स्थान पे पाए जा रहे हैं। सर्वव्यापक मतलब हर जगह पाए जा रहे हैं। वो हर जगह क्या है? हवा है, हमारे पास सूरज की रोशनी है, मगर बहुत कम स्थानों पर क्या है? तांबा है, लोहयस्क, ये बहुत निश्चित स्थानों पर है। तो ये हमारी इसकी परिभाषा हो चुकी है। अब आगे देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, और पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का जो वितरण है ना, वो क्या है? वो असमान है। संसाधनों का वितरण असमान है उसके आगे। ठीक है, आप सबको समझने में आया ये कि जलवायु अलग है हर किसी क्षेत्र की, भूभाग अलग है, भूमि अलग है, ऊंचाइयां अलग है, पहाड़ों की, हमारे नॉर्थ में पहाड़ है, वहां पे ऊंचाई अलग है, हमारे दूसरी जगहों पे ऊंचाइयां अलग है। तो ये सब जो है वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये कुछ चीजों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। वो क्या है? संसाधन का भंडार किसे कहते हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। भंडार मतलब क्या होता है? किसी चीज के उपयोग के लिए भंडार में पर्याप्त मात्रा में सामान रखा हुआ है। वही चीज यहाँ पे है, पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, वो संसाधनों के भंडार है। भंडार में क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में सामान उपलब्ध होता है। तो संसाधनों का भंडार मतलब पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, तो वही ये होता है। ठीक है, समझ गए आप? चलिए आगे चलते हैं। अब मानव निर्मित संसाधन। तो हमने प्राकृतिक संसाधन तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन कि भाई मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। चलिए देखते हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं। तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं? मानव निर्मित। प्राकृतिक पढ़ लिया, पूरा हो गया। उसमें ही हमने सारे के सारे पढ़े, अजैव, जैव, सर्वव्यापी, स्थानीय, ये सब हमने नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ये सब प्राकृतिक में पढ़े। अब हम पढ़ेंगे मानव निर्मित, और तीसरा हमारा मानव संसाधन। ये तीनों वर्गीकरण थे। पहला पढ़ लिया प्राकृतिक वर्गीकरण संसाधनों का, पहला प्रकार पढ़ लिया। दूसरा हम पढ़ेंगे आज मानव निर्मित, तीसरा फिर मानव संसाधन। तो आज हम मानव निर्मित संसाधन की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल जाता है। तो जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं ना, वो कभी कभी संसाधन बन जाते हैं। कब? जब उनका जो मूल रूप है वही बदल जाए। जैसे जैसे लोहयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। तुम्हारे पास लोहयस्क कई सालों से पड़ा हुआ, मगर लोहा बनाना हमें आया नहीं। तो जब आया तब जो है वो लोहयस्क एक संसाधन बन गया। जब तक नहीं आया था तब तक वो कुछ नहीं था। जब आया हमें लोहा बनाना उससे, तो वो लोहयस्क एक संसाधन बन गया। तो उसका मूल रूप बदल दिया जाए पदार्थ का, तो वो संसाधन बन जाता है। लोहयस्क का मूल रूप बदल दिया, लोहा बना दिया। तो लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क,
मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव संसाधन है, एक मानव निर्मित संसाधन है। अब टेक्नोलॉजी किसने बनाई? कोई ऐसा तो नहीं नेचर ने हमें टेक्नोलॉजी दे दी, टेक्नोलॉजी बनाई किसने? हमें टेक्नोलॉजी बनाई मानव ने। अब मानव निर्मित टेक्नोलॉजी है तो इसका मतलब वो भी एक संसाधन है। मानव ने पुल बनाया, सड़क बनाई, मशीनें बनाई, वाहन बनाई, तो ये सब मानव निर्मित संसाधन है। इसकी परिभाषा आप कैसे लिख सकते हैं? कभी पदार्थ तब तक संसाधन है जब तक उसका मूल रूप परिवर्तित नहीं किया जाए, और ये सारे मानव निर्मित इस तरीके संसाधन हो गए। तो प्राकृतिक प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि वो मानव ने ही बनाई। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तो मोना ने जब ये सारी चीजें समझी तो उसने कहा कि भाई राजू ने भी सिर हिलाया, आप सही कह रहे हो अम्मा जी, एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम सही आंसर है। अम्मा जी और मोना और ये हमारी जो राजू है चल रहे थे, बातें चल रही थी, तो मोना ने समझते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा है, और राजू ने भी सिर हिलाया कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखें। तो ये हमारे हो गए क्या? मानव निर्मित संसाधन, और ये उसके उदाहरण हो गया। अब हमारा तीसरा प्रकार संसाधनों का, मानव संसाधन। चलिए इसे देखते हैं कि मानव संसाधन क्या होता है। तो लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान और कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, और प्रौद्योगिकी उपलब्ध। तो देखिए, तो लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो आपसे पूछा जाएगा मानव संसाधन विकास किसे कहते हैं, तो आप यहां से लेकर यहां तक बता सकते हैं। और आपसे पूछा गया मानव संसाधन किसे कहते हैं, तो आप यहां से लेकर यहां तक बता सकते हैं। ठीक है, कि मानव संसाधन क्यों? क्योंकि मानव में कौशल है, ज्ञान है, वो कुछ ना कुछ प्रौद्योगिकी बना सकता है, और इस तरीके से वो एक मानव संसाधन है, क्योंकि कौशल में सुधार होकर कई सारी चीजें बनाने, तो मानव भी एक संसाधन हो सकता है। चलिए, ये हमें ज्ञान हो गया। अब अगर आपसे ये पूछा जाए मानव संसाधन क्या है, तो आप या तो ये बता दीजिए या फिर आप ये बता दीजिए। यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताई हुई। चलिए देखते हैं हम ये क्या परिभाषा है कि मानव संसाधन से तात्पर्य, ये आपकी परिभाषा है मानव संसाधन की। तात्पर्य है कि लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक योग्यता कौन सी? मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मानव को योग्यताएं है, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। कि मानव की जो योग्यताएं हैं वो भौतिक पदार्थों को मूल्यवान बनाने में हमें सहायता करती है। तो इस वजह से हम ये डिनाई नहीं कर सकते, हम ये मना नहीं कर सकते कि मानव एक संसाधन नहीं है। ठीक है, मतभेद है लोगों में, मगर मानव फिर भी उसकी अपनी योग्यताएं के द्वारा जो विकसित कर रहा है, उससे हम कह सकते हैं कि मूल्यवान संसाधन बनाने में मानव का बहुत ज्यादा योगदान है। तो मानव संसाधन से ये तात्पर्य है, ये आप बता सकते हैं अगर आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है, या तो ये बता दीजिए, ये और ये में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। अगर आपको ये बताना है तो आप ये बता दीजिए, ये नहीं बताना तो आप ये बता दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? मानव संसाधन। चलिए आगे चलते हैं। अब मानव संसाधन के बाद हमने हमारे तीनों संसाधन पढ़ लिए। हमारे कितने थे? 3 संसाधन थे। तीनों में पहला पढ़ लिया। पहला कौन सा था? पहला था हमारा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा था मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा है मानव संसाधन। तो हमने तीनों पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का संरक्षण। ये जो भी संसाधन पढ़े उनका संरक्षण कैसे करें, उनको बचाएं कैसे, उनका जो इतना ज्यादा उपयोग किया जा रहा है जिससे उनकी कमी हो रही है, तो उसको हम बचाएं कैसे,
किस तरीके से उनका उपयोग करें, चलिए करते हैं। तो मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। तो मोना ने एक बुरा स्वप्न देख लिया। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल जो है क्या हो गया है, सूख गया है। सारा का सारा जल सूख गया। ये देखिए, ये है मोना, ये सपना देख रही है। तो मोना ने सपना देखा, उसने क्या देखा कि सारा का सारा जल सूख चुका है। ये देखिए, सब कुछ सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। ये देखिए, कटे हुए हैं। वहां पर ना तो छाया थी, ना कुछ खाने पीने के लिए था, कुछ भी नहीं था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। कुछ भी नहीं मिला उन्हें। तो उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। माता जी, मुझे ये सपना आया। मोना ने बोला। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? तो मोना ने अपने सपने के बारे में अपनी माता जी को बताया। पूछा कि माता जी, क्या ये सब कुछ सच हो सकता है कि कुछ भी नहीं है, ना पानी है, ना पेड़ है, ना कुछ है, जीव जंतु है, कोई भी नहीं है, तो क्या ये हो सकता है? तो अम्मा ने क्या कहा? माता जी ने कहा हाँ। अम्मा ने उत्तर दे दिया कि भाई हाँ, ऐसा हो सकता है यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं। यदि हमारे जो नवीकरणीय संसाधन है, जो मैंने आपको बताए थे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा, ये सब, अगर उनके बारे में हम सतर्क नहीं है तो ऐसा हो सकता है। अगर उन्हें ज्यादा उपयोग कर देते हैं तो ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरण संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। और अगर नवीकरणीय संसाधनों का भी दुर्लभ हो गया तो अनवीकरण संसाधन जो है वो भी समाप्त हो सकते हैं, अगर हमने ज्यादा उपयोग कर लिया तो राजू ने पूछा, उनमें जो मोना राजू है, राजू ने पूछा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर ये संसाधन इस तरीके से समाप्त हो जाएंगे तो हम इसके लिए कर क्या सकते हैं, संरक्षण कैसे करेंगे? राजू ने पूछ लिया अम्मा से। तो अम्मा ने कहा कि भाई बहुत कुछ कर सकते हैं हम। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? तो अम्मा ने कहा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आप इसके बारे में अपने दोस्तों से बात कीजिए, उनसे आपको आंसर या उत्तर मिल जाएगा। चलिए, ये तो था हमारा उदाहरण। अब हम चलते हैं हमारे मेन बिंदु पे, संसाधन संरक्षण। इसकी परिभाषा क्या है? संसाधन संरक्षण की परिभाषा बताइए। आपसे पूछा जा सकता है तो क्या बताएंगे? कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या? कि भाई संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना होगा और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना होगा, तब वो संसाधन संरक्षण कहलाया जाएगा। पहला तो सतर्कता पूर्वक उपयोग और दूसरा नवीकरण के लिए एक समय देना। तो सबसे पहले तो सतर्कता पूर्वक उपयोग करना पड़ेगा और उन्हें समय देना होगा। किसके लिए? नवीकरण करने के लिए, तब जाके वो संसाधन संरक्षण कहलाए। तो ये आपका, अगर एक मार्क में पूछा जाता है कि संसाधन संरक्षण क्या है, आप बता सकते, ठीक है? या फिर आप इस वर्ड से इसका मीनिंग बना भी सकते हैं कि संसाधनों का संरक्षण करने के लिए हमें उनका सतर्कता से उपयोग करना पड़ेगा, उन्हें समय देना होगा नवीकरण के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है? आप इस शब्द से क्या समझते हैं? तो इस शब्द से क्या समझते हैं? सीधी सी बात है, संसाधनों का उपयोग करते हैं हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भविष्य के लिए संरक्षण हमें करना होगा संतुलन बनाए रखने के लिए, तो उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसका मतलब जितनी हमारी आवश्यकता है उतना हमें पूरा भी करना है और भविष्य के लिए संरक्षण में संतुलन भी रखना है। तो पहला हमें आवश्यकता को पूरा करना है और दूसरा भविष्य के लिए हमें संरक्षण में संतुलन रखना है। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सतत पोषणीय विकास। आपसे ये एक मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो आप यहां से समझ चुके होंगे। सतत पोषणीय मतलब संपूर्ण विकास, हर जगह संतुलन, आवश्यकता में संतुलन, भविष्य के लिए कुछ ले छोड़ना हुआ तो उसमें संतुलन, तो सब में संतुलन जरूरी है। हर चीज में अगर संतुलन नहीं होगा तो कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होगी कि हमारी समस्याएं ही होगी। इसी वजह से सतत पोषणीय विकास जरूरी है, ठीक है? अगर आपको ये डेफिनेशन, ये परिभाषा समझने में आ जाती है तो आप ये लिख सकते हैं, वरना आप ये भी लिख सकते हैं। यहां देखिए, सतत पोषणीय विकास के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी को अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी पूरी होती रहे।
भावी पीढ़ियों की आवश्यकता हमें पूरी होती है, मैंने अभी आपको बताया। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा। अब आगे देखते हैं, चलिए। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं, और ये जो संसाधन है उनके संरक्षण के कई सारे तरीके हैं। हमने देख लिया किस तरीके से इनकी परिभाषा। अब इसके कुछ तरीके देखेंगे कि भाई क्या क्या तरीके हैं जिससे हम संसाधन संरक्षित कर सकते हैं। पहला तरीका, प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। जो हर एक व्यक्ति होता है ना, वो उपभोग करता है, उपभोग मतलब उसका उपयोग करता है, वो कम करके वस्तुओं का पुनर्चक्रण पुनः उपयोग के द्वारा योगदान दे सकते हैं। कि जितना हमें जरूरत है सिर्फ हम उतना ही कंज्यूम करें, उतना ही हमारे पास ले, उससे ज्यादा हमें रखने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा कि जो वस्तुएं हमें नहीं चाहिए वो हमारे पास नहीं होगी, तो जिसे चाहिए उसे मिल जाएगी। तो इसमें हमने योगदान दे दिया, तो पहला कार्य तो हम ये कर सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या तरीके अपना सकते हैं। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। जितने भी जीवन होते हैं वो सारे क्या है, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं पेड़ पौधों को खाता हूं, हमारा जो खाना है वो कहां से आता है, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों को जल वगैरह सब चीजें चाहिए, खाद चाहिए। खाद कहां से आता है, जंतु जो पेड़ पौधों को खाते हैं उसी को खाद दिखाते हैं, और वो खाद ही पेड़ पौधों के उगने में मदद करती है। इस तरीके से ये हमारा चक्र चलता रहता है, और हमारे जीवन एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं। समझने में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब वापस से हमारे उदाहरण पे चलते हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों व्यर्थ, क्योंकि अम्मा ने कहा था कि आप अपने मित्रों से बात करिए, राजू से। तो उस शाम को जो है बच्चे और अपने मित्र जो है समाचार पत्र व्यर्थ जो उनके वस्त्र थे वो बांस की डंडियां से लिफाफे बनाते हैं, खरीदारी के लिए थैले बनाते हैं वो इन सबसे, समाचार पत्र इन सबसे। तो मोना ने कहा हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं कि जो हमने ये पुराने अखबार, वस्त्र, व्यर्थ वस्त्र, लिफाफे, ये सब जो बनाए, थैले वगैरह बनाए, इन सबसे वो हम परिवारों को देंगे, बांटेंगे। मुस्तफा ने कहा अपने संसाधनों को बचाना, अपनी पृथ्वी को सजीव रखना, यह एक बहुत अच्छा कार्य है। आप सब मित्र जब एक साथ मिलेंगे ना तो ये सारी चीजें करिएगा कि अखबारों के कागज काटिए, उन सबसे थैले बनाइए, अपने पड़ोसियों को दीजिए और सोचिए इन सब के बारे में। इससे आपको पर्यावरण के बारे में पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है, ये मुस्तफा के थे। जेसी ने क्या कहा, ये देखिए यहाँ पे ये सब चीजें चल रही है इनके यहाँ पे। जेसी कह रही है इनमें से कि मैं बहुत ही सतर्क रहती हूँ कि कागज व्यर्थ ना हो, कि भाई कागज जो है व्यर्थ नहीं होना चाहिए, मैं उसके लिए हमेशा सतर्क रहती हूँ। उसने स्पष्ट किया कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। जेसी ने कहा कि मैं भाई कागज को ज्यादा व्यर्थ नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि कागज के लिए हम कितने सारे पेड़ काट रहे हैं। अगर हम कागजों को ऐसे ही व्यर्थ करेंगे, इसका मतलब पेड़ों को काटते जाएंगे, तो अगर हम कागजों को बचाएंगे तो मतलब पेड़ों को कम काटा जाएगा। तो हम पेड़ को कम काटने के लिए कागज का उपयोग कम करेंगे, या फिर एक कागज का कई चीजों में उपयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जेसी ने तो कह दिया, अब मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। ये मुस्तफा ने जोर से कहा, जोर से मुस्तफा कह गया, उसमें जोश आ गया कि भाई अब मुझे पर्यावरण को अच्छी तरह से और चीजें करनी है। तो क्या कहा उसने कि मैं अपनी बिजली जो है, जो मैं व्यर्थ कर रहा हूं, उसको मैं बिल्कुल व्यर्थ नहीं करूंगा। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत कैसे मिलती है हमें? जल है उससे मिलती है, कोयला है उससे मिलती है। तो मैं विश्वास दिलाती हूं कि घर में जल बेकार नहीं होगी। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। तो आशा ने क्या कहा कि मैं विश्वास दिलाती हूं कि जल बर्बाद नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। बच्चों ने क्या कहा? बच्चों ने कहा हम सब मिलकर अंतर ला सकते। तो ये सारी चीजें जब हुई, बच्चों ने सब ये सब करने की कोशिश करी, तो उन सबको क्या रियलाइज हुआ? सबने क्या सोचा कि भाई हम सब कर रहे हैं इन सारी चीजों से, तो इनसे हमें क्या लग रहा है कि हम कुछ ना कुछ अंतर तो ला सकते हैं पर्यावरण पे, पर्यावरण को कुछ ना कुछ बताने में हमारा भी जो उपयोग है वो हम दे सकते हैं।
तो यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। अब ये बुक में आपको बताया कि इससे आपका क्या विचार है, आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं। आप बिजली बचा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। आप इस तरह से अपने पर्यावरण को और अपने संसाधनों को बचाने के लिए किस तरीके से मदद कर सकते हैं, इन तरीकों से मदद की जा सकती है। अब हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। तो हमारी पृथ्वी और उस पर निवास करने वालों का भविष्य जो है संसाधनों के संरक्षण से ही तो जुड़ा हुआ है। जितने संसाधन होंगे उतना हम कंज्यूम कर पाएंगे, उतनी हमारी जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उनको मिल पाएगा। अगर हमारी जनसंख्या बढ़ती रही और वो कम होते रहे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमें उनको भी बढ़ाना होगा। जनसंख्या हमारे नियंत्रण में नहीं है, मगर वो हमारे नियंत्रण में हो सकते हैं अगर हम उनका कम उपयोग करें। तो यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। ये आप सबका कर्तव्य है, क्या करना, सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। हमारी जो डाइवर्सिटी में यूनिटी की बात करते हैं, मतलब एकता की, और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। कि प्राकृतिक पर्यावरण जो है उसको कम से कम हानि पहुंचाई जाए। जल का कम से कम उपयोग किया जाए, जितना उपयोग करना चाहिए उतना ही किया जाए, ज्यादा नहीं किया जाए। तो इस तरीके से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते। अब यहाँ पे आपको कुछ पर्यावरण के सिद्धांत दिए हुए, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सतत पोषणीय विकास के सिद्धांतों को बताइए। क्या पूछ सकते हैं कि सतत पोषणीय विकास के कौन कौन से संसाधन होते हैं, आप उन्हें हमें बता दीजिए। तो बता देंगे हम। क्या है पहला संसाधन, सिद्धांत क्या है इसका, सतत पोषणीय विकास का, कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल हमें करना होगा। जीवन में पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं, कीड़े मकोड़े, एक चींटी एंट भी है, उस सबका हमें आदर पूर्वक, देखभाल पूर्वक चीजें देखनी होगी। अब मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, मानव जीवन जो है, जो हम जी रहे हैं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आप सबने सुना होगा, वो है हमारी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, पृथ्वी पे जो शक्ति है और जो विविधता है उसका संरक्षित करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना, मैंने अभी आपको बताया, जल, वायु, धरती, हमारी मृदा, इन सब का हमें कम से कम ह्रास करना है, कम से कम हमें इन्हें हानि पहुंचानी, जितना हमें जरूरी है उतना ही लेना है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, हमारा पर्यावरण के प्रति जो व्यक्तिगत व्यवहार है उसमें परिवर्तन चाहिए। कि भाई हमारा व्यवहार ये नहीं होना चाहिए, अरे हमारे पास तो खूब पड़ा है, आज जितना चाहिए उतना कर लो, जितना चाहिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं। हमें सोचना होगा, हमें समझदारी के साथ उसका उपयोग करना होगा, व्यवहार बदलना होगा पर्यावरण के प्रति। आप सब जानते हैं आज के समय हम जो भी चीज खाते हैं उसका रैपर कहाँ फेंक देते हैं, अपने रोड्स पे, अपने सड़कों पे फेंक देते हैं। तो उससे भी हमारे जो पर्यावरण है उसको हानि होती है, मगर आप सब ये नहीं सोचते। तो इन सब चीजों पे हमें सोचना होगा, हमारा व्यवहार जो है बदलना होगा। हमारा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्यावरण के प्रति हमने कोई टॉफी खाई और उसे वहीं के वहीं रैपर को रोड पे पटक दिया। इससे क्या होता है, इससे उसे कोई जानवर खा लेगा, वो बीमार हो जाएगा। कोई पॉलीथीन है, पॉलीथीन का थैला है, फट गया है, हमने वहीं पे फेंक दिया। कोई भी अपने सुपारी या कुछ खाया तो उसका रैपर वहीं फेंक दिया। इन सब चीजों के, ये ऐसा व्यवहार है, वो व्यवहार हमें बदलना होगा। हमें ये चीजें नहीं करनी होगी। उन चीजों को जो हमारे जो कचरा पात्र बनाए गए हैं वहीं पे डालना होगा। तो समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना होगा। और जितने भी समुदाय हैं, हमारे कम्युनिटी है, उनको इस तरीके से बनाना है कि वो हमारे पर्यावरण की देखभाल करें और उन्हें देखभाल योग्य बनाए, ना कि उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे और हमारे लिए वो बचे ही नहीं आगे जाके, क्योंकि हमारे बाद भी आगे जाने वाली पीढ़ी आएगी। तो इस वजह से जो है चीजें होगी। ठीक है, अब हम ये जो क्वेश्चन आंसर्स है उनका बाद में अध्ययन करेंगे। इनका हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आपको आज कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ। हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है, तो होमवर्क तो आपको दिया जाएगा। होमवर्क आपके स्कूल में नहीं है तो यहाँ पे तो होमवर्क जरूर मिलेगा आपको। चलिए आपको आज क्या होमवर्क देते हैं हम, तो ये आपको करना है।
5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने चारों ओर देख रहे हैं। अपने चारों ओर जितनी भी चीजें देख रहे हैं ना, मानव निर्मित संसाधन, उनकी आपको सूची बनानी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। सड़क, कपड़े, ये मैंने 2 उदाहरण बता दिए, बाकी उदाहरण आपको इसमें बनाना है। तो ये आपका होमवर्क है। तो ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।